नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव के बीच करीब 45 मिनट की मुलाकात के बाद बिहार में सियासी हलचल भी अब तेज हो गई है। अपने बिहार दौरे के दौरान आदित्य ने सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। आदित्य ठाकरे ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की और नीतीश कुमार से मिलने एक अन्य मार्ग पर गए थे। बिहार की राजधानी पटना पहुंचे शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने तेजस्वी यादव को राजनीति के रेस का लंबा घोड़ा बताते हुए कहा कि जिस तरह का खेल महाराष्ट्र में बीजेपी ने खेला उसे पूरा देश ने देखा, पूरा देश जानता है। आदित्य ने कहा कि मेरी और तेजस्वी के बीच लंबे समय से बात होती रही है, लेकिन आज पहली बार मुलाकात हुई है और आगे भी ये मुलाकात होती रहेगी। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद पर योगी सरकार ने शिकंजा और कस दिया है। पहले अतीक अहमद की करोड़ों की प्रॉपर्टी कुर्क की गई और अब प्रयागराज पुलिस ने अतीक को अब तक की सबसे बड़ी चोट दी है। पुलिस ने गैंगस्टर की धाराओं के तहत अतीक की प्रयागराज से झूंसी में 130 करोड़ की जमीन को कुर्क किया है। दरअसल 123 करोड़ की जमीन बताई जा रही है। 13 बीघे में फैली इस जमीन को अतीक अहमद ने अपने पिता हाजी फिरोज और अपने चाचा के नाम पर खरीदा था। उन्हीं के नाम पर रजिस्ट्री भी कराई थी, जिसको पुलिस ने अब कुर्क कर लिया। हाँ आइए, ठीक है। तुम अपना विजुअल बनाते रहो बस। ये झूंसी थाना का हवेलिया जगह है। यहाँ पर ये 13 बीघा की टोटल ज़मीन है, जो कि अतीक अहमद के द्वारा अपराध से अर्जित धन से अपने परिवारजनों के नाम की गई थी। उसी को आइडेंटिफाई किया गया और उसी को यहाँ पर डीएम साहब के आदेश के बाद कुर्क किया जा रहा है। ये थाना धूमनगंज में गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा इनके खिलाफ लिखा गया था। उसी में ये प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हुई थी और 14 एक गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। ये झूंसी थाना का हवेलिया जगह है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को वीरांगना नगरी झांसी आगमन के मद्देनजर पूरा प्रशासनिक अमला जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। शहर के बीचों बीच स्थित लक्ष्मी व्यायाम मंदिर में सीएम योगी की जनसभा में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10:50 पर झांसी पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। 10:55 पर वो सीधे कार्यक्रम स्थल एलवीएम ग्राउंड के लिए प्रस्थान करेंगे। निकाय चुनाव के करीब होने के चलते राजनीतिक दृष्टि से भी इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बहाने निकाय चुनाव में बीजेपी की जमीनी हकीकत को जानेंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। झांसी दौरे पर हैं सीएम योगी और इसको लेकर तमाम सारे सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचे हुए हैं। बुंदेलखंड की धरती पर मुख्यमंत्री योगी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सैनिक प्रकोष्ठ सम्मेलन में पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व सैनिकों के साथ बैठक करते हुए डिंपल यादव को भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने आगे कहा, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव ने सैनिकों के लिए कई ऐसे कार्य किए हैं जिनके लिए सैनिक आज भी उनको याद करते रहते हैं। जो सैनिकों की समस्याएं होंगी उनको निस्तारण करने के लिए मैं तत्पर आगे रहूंगा, ये बात उन्होंने कही। इधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। डॉक्टरों की लापरवाही के चलते जन्म के बाद ही एक बच्चे की मौत हो गई। दरअसल एचआईवी पॉजिटिव महिला को प्रसव पीड़ा के बाद परिजन सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। डॉक्टरों को जब यह जानकारी हुई कि महिला एचआईवी पॉजिटिव है तो उन्होंने उसे छूने से इनकार कर दिया। काफी देर तक महिला दर्द से कराती रही। जब इसकी जानकारी सीएमएस को हुई तो उन्होंने डॉक्टरों को फटकार लगाई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। प्रसव के बाद ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। एचआईवी पॉजिटिव के लिए काम करने वाली फील्ड ऑफिसर महिला ने बताया कि एचआईवी पॉजिटिव महिला को करीब 3 बजे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
तो घंटों दर्द से तड़पती रही प्रसूता दरअसल महिला HIV पॉजिटिव बताई जा रही थी और इसी की वजह से डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने उसे छूने से इनकार कर दिया और जिसके चलते लापरवाही हुई, काफी समय लग गया और नवजात ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग का यह मानवीय चेहरा सामने आया फिरोजाबाद से, जहां पर HIV संक्रमित महिला को छूने से इनकार किया गया। बात हुई है तो नहीं लाएंगे। फिर बाद पूरा यानी 3 बजे से लेकर रात के 8 बज गए, हाथ नहीं लगाया। हमें मौली पेट में पीर वही दर्द भैया, नहीं हाथ नहीं लगाया, ना कोई इंजेक्शन लगाया, ना कोई बोतल लगाई, कुछ भी नहीं। और इनके जे लोग चली गई, तब दूसरा डिपार्टमेंट आए। मैंने इनको सरदार जी को फ़ोन किया, मैडम को, तब जी मैडम आई, तब इन्होंने मेरी बात सुनी, तब इन्होंने जो करा तो इन्होंने करा है। और रात के 9:30 बजे, और फिर मुझे ये नहीं मालूम बच्चा जिंदा है क्या नहीं, उठा के ले जाकर मशीन में रख दिया और मुझे आज सवेरे फ़ोन करके बताया तो बच्चा आपका ख़त्म हो गया। सर, एक HIV पॉजिटिव पेशेंट था। मैंने उसको करीबन 3 बजे भर्ती कराया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। उसके बाद स्ट्रेचर पर मरीज को लिटाने के बाद किसी भी स्टाफ ने ना उसका PV किया, ना उसको टच किया, जबकि उसका बच्चा फंसा हुआ था। उसके बाद 3 बजे से करीबन 9 बजे तक बच्चा फंसा रहा और महिला तड़पती रही, किसी ने उसको टच नहीं किया। बोले इसको बीमारी है, सबको लगेगी। और उसके बाद बच्चा फंसे फंसे डेथ कर गया। डेथ बच्चा दूसरी शिफ्ट वाले स्टाफ ने निकाला। उसके बाद उसको एसेंशियो में रखवा दिया कि बच्चा जीवित है, लेकिन बच्चा मृत। बात मेरठ की कर लेते हैं, जहां पर एक धार्मिक स्थल पर अराजक तत्वों की तरफ से तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। दरअसल मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के तेजगढ़ी चौराहे के पास बने एक मंदिर में देर रात कुछ शरारती तत्वों ने मूर्तियों को खंडित कर दिया। सुबह पूजा के लिए पहुंची पुजारी ने जब ये नजारा देखा तो दंग रह गए। देखते ही देखते ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसके बाद मामले में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और मामले में कार्रवाई करते हुए एक शराबी युवक को हिरासत में लिया गया। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रात्रि में किसी उपद्रवी व्यक्ति ने माहौल खराब करने के लिए मूर्ति खंडित कर दी गई है, तोड़ दी गई है। सब की सब मूर्ति, भगवान शिव की, भगवान हनुमान जी की मूर्ति तोड़ दी गई है। ये हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने का काम जिस व्यक्ति ने किया है, मैं मेरठ प्रशासन से आग्रह करता हूं कि उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करें और जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। अन्यथा जो हिंदू समाज का आक्रोश और जनमानस यहाँ पर खड़ा हुआ है, वह उस व्यक्ति को आपके सामने भी लाएगा और दंडित भी करेगा। रात्रि में किसी उपद्रवी व्यक्ति। आज प्रातः 6 बजे के लगभग थाना मेडिकल क्षेत्र अंतर्गत तेजगढ़ी के पास एक धार्मिक स्थल में मूर्तियों को एक व्यक्ति द्वारा नशे की स्थिति में क्षतिग्रस्त कर देने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक मेडिकल तत्काल मौके पर पहुंचे और आरोपित व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिया गया। इस संबंध में थाना मेडिकल पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। क्षतिग्रस्त मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियां स्थापित कराई जाए। अब बात करेंगे रायबरेली की, जहां पर जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते रोजाना सैकड़ों छात्र छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें ऊंचाहारा कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज मार्ग स्थित रेलवे फाटक की हैं। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कैसे छात्र छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रैक को पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। लेकिन बावजूद इसके जिले के उच्च अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं और कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। रोजाना सैकड़ों छात्र छात्राएं इस रेलवे पटरी को पार करके निकलते हैं, लेकिन सवाल यही है कि कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। आखिरकार इस तरह से रेलवे ट्रैक पार करने पर पाबंदी कब लगेगी। ट्रेन की चपेट में आने से अगर किसी की जान चली जाती है तो इसकी जिम्मेदारी क्या रेलवे विभाग लेगा, रेलवे प्रशासन लेगा, स्थानीय पुलिस लेगी, कौन लेगा आखिरकार। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में बजरी बाजार कारोबारी के 18 वर्षीय बेटे को हमलावरों ने पेट में गोली मार दी। वारदात के समय कारोबारी का बेटा अपनी दुकान पर बैठा था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग गए। शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर संजीव का आरोपियों से विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि घायल और हमलावरों के परिवारों के बीच
प्रधान चुनाव को लेकर भी विवाद चल रहा था। पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ जानलेवा हमले की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर रही है। कुछ व्यक्ति द्वारा तमंचा लहराया गया है और किसी व्यक्ति पर फायरिंग की है। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर सारी चीज़ों की तहकीकात की गई और तहरीर प्राप्त की गई तो पाया कि एक व्यक्ति जो राजेश हैं, जो कि एक बैंक कर्मचारी, इन्होंने रात को अपने परिवार के ही सदस्यों के साथ इनकी डीजे पे नाचने को लेकर कहासुनी हो गई थी। रात को तो इनका विवाद शांत हो गया था, लेकिन सुबह इन्होंने मतलब राजेश ने अपने परिवार के सदस्य जो इनके भाई लगते हैं उन पर फायरिंग की। कुछ व्यक्ति द्वारा तमंचा लहराया। बात कुशीनगर की करेंगे, जहां पर मपडोरना में 11वीं की छात्रा गरिमा चतुर्वेदी ने स्कूल की छत से छलांग लगा दी। स्कूल में चल रहे अर्धवार्षिक परीक्षा देने के बाद छात्रा ने छलांग लगाई, जिसके बाद से वो बुरी तरह से घायल हो गई है। वहीं आनंद फानन में कॉलेज प्रशासन ने छात्रा को गंभीर हालत में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया है। सूचना पर पुलिस पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। छात्रा को गंभीर हालत में चोट आई है। दरअसल हाफ ईयरली एग्जाम के बाद उसने स्कूल की छत से ही छलांग लगा दी। आत्महत्या करने के मकसद से छात्रा ने छलांग लगाई। हालांकि छलांग लगाने के पीछे कारण क्या था, क्या उसका जो एग्जाम है वो ठीक नहीं गया था या उसके पीछे कोई दूसरा कारण था, इस पूरे मामले की पुलिस जांच करे। लेकिन फिलहाल छात्रा को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा है। उधर ग्रेटर नोएडा में गैंगस्टर सुदेश उर्फ टिल्लू पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगस्टर सुदेश उर्फ टिल्लू की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। 45 लाख रुपए के पंचशील हाईनेस सोसाइटी का फ्लैट कुर्क किया गया है। पहले भी सेक्टर 47 और सेक्टर 10 में 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। थाना बिसरख पुलिस ने यह कार्रवाई की। तो 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है गैंगस्टर टिल्लू की, जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। 45 लाख के पंचशील हाईनेस सोसाइटी का फ्लैट पुलिस ने कुर्क किया है। पुलिस पहले भी 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है टिल्लू की। और अब बात करेंगे रायबरेली की, जहां पर जिले की पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था की लापरवाही सामने आई है। दरअसल दिन दहाड़े दबंगों ने शहर के बीच चौराहे पर युवती को बेहोशी अवस्था में फेंककर फरार हो गया आरोपी। सूचना के बाद तत्काल पुलिस पहुंची और पुलिस ने युवती को जिला अस्पताल भेजकर वहां पर भर्ती कराया। युवती का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस युवती की शिनाख्त में जुटी है। यह पूरा मामला एरिया थाना क्षेत्र के सारस चौराहे का है। जिला अस्पताल में युवती का इलाज चल रहा है। दरअसल बेहोशी की हालत में अपराधी युवती को छोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी लगी। पुलिस आती है और युवती को फिर अस्पताल में भर्ती कराती है, जहां उसका इलाज फिलहाल जारी है। हाँ, संजना नाम की एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल है, सारस होटल के आसपास बेहोशी की हालत में थी, जिसे कांस्टेबल जितेंद्र लेकर आया था। उसका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। फिजिशियन देख रहे हैं। हाँ, संजना नाम की एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल है, सारस होटल के आसपास बेहोशी की हालत में थी, जिसे कांस्टेबल जितेंद्र लेकर आया था। उसका मेहदीगंज सासाराम के 22 साल के विश्वजीत का लक्ष्य विश्व की 14 ऊंची चोटियों पर पहुंचकर तिरंगा लहराना है। और अपने इस कठिन उद्देश्य की शुरुआत में ही विश्वजीत ने अपने हौसले के बदौलत सफलता भी उसके कदम चूमने लगी है।
जिससे परिवार, रिश्तेदार और गांवों में खुशी का माहौल है। बड़ी बात यह है कि पर्वतारोहियों की 25 सदस्यीय टीम में 24 लोगों में बिहार के मेहदीगंज सासाराम के रहने वाले मिंटू कुमार सिंह के पुत्र विश्वजीत सबसे छोटे हैं और वो इस टीम में शामिल रहे। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से शुरू हुआ सांसद खेल महाकुंभ, जो बस्ती जिले में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर कुदराहा ब्लॉक पर बैठक की गई। बैठक ब्लॉक प्रमुख अनिल दुबे की अध्यक्षता में की गई। उन्होंने बताया कि सांसद खेल महाकुंभ प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से शुरू हुआ है, जो पिछले 1 साल से हो रहा है और बस्ती में सांसद हरीश द्विवेदी की अध्यक्षता में हो रहा है। अब की बार सांसद खेल महाकुंभ में ब्लॉकों पर भी इसका आयोजन किया जा रहा है। खिलाड़ी पहले ब्लॉक पर 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक होने वाले आयोजन में प्रतिभाग कर रहे हैं। कुदराहा ब्लॉक में लगातार सांसद खेल महाकुंभ को लेकर खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। उसके बाद ब्लॉक में जो विजयी खिलाड़ी और विजयी हुई टीम को जिले स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। इसी तरीके से बस्ती जिले के सभी ब्लॉकों पर 10 दिसंबर से सांसद खेल महाकुंभ शुरू हो जाएगा, जो 16 दिसंबर तक चलेगा। तो 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चलेगा सांसद महाकुंभ। सांसद महाकुंभ का आयोजन किया गया है, इसमें खिलाड़ियों को प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इसका आयोजन पिछले साल भी किया गया था और पिछली वर्ष की भांति इस वर्ष भी इसका आयोजन किया जा रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के 21 नवंबर के सचिवालय कूच के निजी कार्यक्रम को ठीक अगले दिन पूर्व सीएम हरीश रावत भी हरिद्वार में ताल ठोक उन्होंने दी है। हरीश रावत भी भारत जोड़ो यात्रा जिंदाबाद यात्रा भी प्रदेश कांग्रेस की छत्रछाया में नहीं हो रही है। 22 से 25 नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा में पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं को आमंत्रित किया गया है। यात्रा से जुड़े पोस्टर में केंद्रीय नेताओं के अलावा प्रदेश और जिला स्तर के नेताओं के फोटो भी छापे गए हैं, जबकि प्रीतम सिंह के सचिवालय कूच में प्रदेश के बड़े नेताओं को पोस्टर में कोई जगह नहीं दी गई है। यह भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। रिपोर्ट आप देखिए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का सचिवालय कूच यूं तो राजनीतिक लिहाज से सफल माना गया, लेकिन पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने इस कार्यक्रम के जरिए पार्टी के भीतर की गुटबाजी को जाहिर कर दिया। हालांकि माना जा रहा था कि प्रीतम सिंह इस विरोध प्रदर्शन के जरिए पार्टी को ही अपनी ताकत का अनुभव करा देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह दूसरे बड़े नेताओं ने इसमें हिस्सेदारी करने से परहेज किया, उससे इस लड़ाई को और भी ज्यादा बल मिल गया है। चिंता की बात यह है कि अब तक 2 खेमे में बटी दिखने वाली पार्टी अब 3 खेमों में बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ जहां पहले ही हरदा गुट पार्टी के भीतर सक्रिय है, तो प्रीतम सिंह के गुट के बाद अब करण मेहरा का भी अपना एक गुट सक्रिय दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता पार्टी के भीतर किसी भी तरह की गुटबाजी से इंकार कर रहे हैं और पार्टी में चल रहे निजी कार्यक्रमों को पार्टी हित में बता रहे हैं। हमारे वहाँ लोकतंत्र है, हमारे वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तभी भी लोग रख सकते हैं, लेकिन सब कांग्रेस की मजबूती की ओर अग्रसर है। आपने देखा एक वृहद और सफल यहाँ पर आयोजन माननीय प्रीतम सिंह जी के द्वारा किया गया, जिसमें सवालों के घेरे में कटघरे में सरकार थी। महेंद्र भट्ट शुभकामनाएं देते हुए देखे गए, इसका भी निहितार्थ निकाले जा सकते हैं। वहीं खजानदास आज स्मार्ट सिटी पर ठीकरा त्रिवेंद्र रावत पर फोड़ रहे हैं, जिनकी वो कल तक परिक्रमा किया करते थे, चाटुकारिता किए करते थे।
कांग्रेस के भीतर चल रहे सरफुटबल को न सिर्फ पार्टी के नेता समझ रहे हैं, बल्कि सत्ताधारी पार्टी भी इस स्थिति को लेकर खूब चटकारे ले रही है। बीजेपी की माने तो जिस तरह से अलग अलग गुट कांग्रेस में सक्रिय हैं, उससे ये लगता है कि कांग्रेस के भीतर हर कोई अपनी ढफली, अपना राग अलाप रहा है। कांग्रेस के अंदर आप देखेंगे जिस प्रकार से मैं आज कह सकता हूं कि ये फड़ बाजार लग चुका है कांग्रेस। आज कांग्रेस पार्टी फड़ बाजार हो गई। जिस प्रकार से बाजारों में आप देखेंगे छोटे छोटे फड़ों में अलग अलग चीजों को बेचने वाले लोग रेट लगाते हैं, उसी प्रकार से आज कोई हरीश रावत जी हरिद्वार से कहते हैं कि मैं कांग्रेस, प्रीतम सिंह देहरादून से कहते हैं मैं कांग्रेस, और करण मेहरा कांग्रेस मुख्यालय में बैठ करके कहते हैं मैं कांग्रेस। तो आज कांग्रेस जो है फड़ बाजार हो चुकी है। कुल मिलाकर गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस भले ही नेताओं से अलग अलग प्रदर्शन को पार्टी की एकजुटता बता रही हो, लेकिन बीजेपी को इससे कांग्रेस पर चुटकी लेने का बहाना तो मिल ही गया। सौरभ भाटिया, देहरादून, इंडिया वॉइस। गुजरात के द्वारका में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आइए आपको सुनाते हैं। भगवान राम जब रामलला विराजमान होंगे अपने मंदिर में, तो भाइयों बहनों ये अब भारत के राष्ट्र गौरव का मंदिर होगा। हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करेगा। काशी में काशी विश्वनाथ धाम आप सबके सामने है। उज्जैन में महाकाल का महालोक आप सबके सामने है। उत्तराखंड में आप जाएंगे, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम जो भव्य रूप ले रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की ही आस्था के प्रति, भारत की आस्था के प्रति उनके दृढ़ संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य है। और यही नहीं, गुजरात के अंदर पहले भगवान सोमनाथ मंदिर के परिसर को भव्य स्वरूप प्रदान किया गया। अब भेंट द्वारिका में जिस प्रकार का भव्य कार्यक्रम चल रहा है और माता अंबा के मंदिर को भी जिस रूप में भव्य रूप से सजाया संवारा गया है, ये सभी आपके सामने है। इसलिए भाइयों बहनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है। अगर कांग्रेस रहती तो क्या धारा 370 कश्मीर से हट पाती? और क्या कांग्रेस रहती तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य हो पाता? जब भाइयों बहनों कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, न वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा सकती है, न भारत को सुरक्षित कर सकती है, न भारत को समृद्धि की ओर ही समृद्धि की ओर ही अग्रसर कर सकती है, और न आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है। तो फिर कांग्रेस को क्यों चुनना है? और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि विधानसभा चुनाव में आज डबल इंजन की सरकार जिस गति के साथ गुजरात को विकास के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ा रही है, देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और गुजरात के अंदर श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हर विकास की हर इमारत पर यहां पे नरेंद्र भाई का नाम लिखा हुआ है। उनके बरदस्त से सारे कार्य हुए हैं। वो भाजपा ने वोट करी, बड़ी जंगी बहुमत थी, भाजपा ने सरकार बनावसी, भारत माता की। और चलिए बात कर लेते हैं आगरा की, जहां पर पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए शादी चोर गैंग पर शिकंजा कस लिया है। दरअसल फिल्मी स्टाइल में सूट बूट में चोर शादी कार्यक्रम में शामिल होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी जिला फिरोजाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में सोना, चांदी और कार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ 12,000 की नकदी बरामद की है। यह पूरा मामला थाना जगदीशपुरा क्षेत्र का है। आगरा पुलिस ने सर्विलांस सेल और थाना जगदीशपुरा की पुलिस ने
मिलकर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। 4 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे पूछताछ में ऐसे 7 आगरा के घटनाएं हैं जो इन्होंने कबूला है और उसके सापेक्ष इनके पास से भारी मात्रा में बरामदगी भी हुई है। जो लगभग इनके पास सामान बरामद हुआ है उसका आज का बाजार मूल्य लगभग 20 से 25 लाख के आसपास का है। बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।